को साथ में रखती है। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी। राजीव जी, ख्याल की बात नहीं है। 10 साल तक कांग्रेस का शासन था मध्य प्रदेश में, और 2003 में बीजेपी को 173 सीटें आई थी, और उसके बाद 2008 में 143 सीटें आई, 143, और 2013 में फिर 165 आई, लेकिन 2018 में वो घटकर सीधी 109 हो गई। तो अगर बीजेपी की सीटों में वृद्धि हो सकती है तो कांग्रेस की सीटों में वृद्धि क्यों नहीं हो सकती? मूल मुद्दा यह है कि अगर कांग्रेस अपने तरीके से चुनाव लड़े तो उसे जीतना मुश्किल नहीं होगा। 2003 में विधानसभा के जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, वो बसपा के आधार पर हुए थे, यानी सड़क, बिजली का ब, सड़क का स और पानी का प, इन 3 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था, जिसे लोग कहते हैं बसपा का मुद्दा है। लेकिन इस बार जो चुनाव होंगे वो कमलनाथ के 15 महीने और शिवराज के 18 साल, इस पर फैसला होगा। बीजेपी ने जो काम किए हैं उस पर उससे विश्वास है कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, संबल आदि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके मुद्दे पर बीजेपी को लगता है कि वो जीत सकती है। लेकिन याद रखना होगा कि 2008 में जब शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा गया था, तब उमा भारती भी भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाकर मैदान में थी और कांग्रेस की कमान थी सुरेश पचौरी के हाथ में। कांग्रेस 2008 में गुटबाजी के कारण हारी, और उसका नुकसान बीजेपी को, उसका फायदा बीजेपी को हुआ कांग्रेस की गुटबाजी के कारण। कांग्रेस का आंकड़ा जरूर 38 से बढ़ के 71 हो गया था, लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी की बन गई। 2013 के चुनाव में बात करें तो मोदी लहर का फायदा हुआ और एंटी इनकम्बेंसी का प्रदेश में का भी सामना करना पड़ा। दिल्ली में जो सरकार थी उसको लेकर नाराजगी थी, पूरे देश में माहौल था, अन्ना का आंदोलन था, निर्भया कांड था, उस सब का माहौल जो देश में हो रहा था वो मध्य प्रदेश में भी था। 2018 में आरक्षण एक मुद्दा था। दलित एजेंडे के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना लागू की और कहा कि हर वर्ग के लोगों को 200 रुपए महीने में बिजली दी जाएगी। अगर सामान्य या असामान्य मौत होती है किसी भी व्यक्ति की तो अंत्येष्टि में भी मदद की जाएगी, 5,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्राम पंचायतों को 24 घंटे आर्थिक सहायता के लिए धन रखा गया था। SC, ST और OBC का मुद्दा काफी गरमाया था, लेकिन अंत में किसी तरह बीजेपी की सरकार बन गई थी। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, SC ST एक्ट मुद्दा बना था, और शिवराज सिंह चौहान की तमाम योजनाएं जो 2003 से बीजेपी की सरकार ला रही थी वो फ्लॉप हो गई। तो ये लगता है कि अभी जो दिक्कतें बीजेपी को है, वो सबसे बड़ी दिक्कत तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण है। अभी तक बीजेपी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी पार्टी में आए तो इससे पार्टी का भला होगा या बुरा। कई लोगों का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के ऊपर एक लायबिलिटी बन गए हैं और एक बोझ बन गए हैं। उनके आने से सरकार जरूर बन गई थी पिछली बार उनके और उनके साथियों के आने से, लेकिन इस बार वो बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। बीजेपी में जो गुस्सा है, जो लोग कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, बीजेपी के नेताओं में, कार्यकर्ता में उनके प्रति भारी गुस्सा है। लोगों को भी लगता है कि जिस तरह से बीजेपी में आकर इन लोगों ने सरकार को गिराया, और उन पर सबसे ज्यादा आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के जो भी लोग मंत्री बने हैं, भ्रष्टाचार के मामले में उन पर कोई लगाम नहीं है, न मुख्यमंत्री की लगाम है, न मुख्यमंत्री की भी हाई कमान होती है मध्य प्रदेश में, उनकी कमान है, उनका कंट्रोल है, न RSS का कंट्रोल है, किसी का कंट्रोल नहीं है। और नाराजगी का आलम यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाले सांसद खुद उनके खिलाफ खुलेआम बोलते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ में विधानसभा के उपचुनाव में सीट हार रहे हैं, और लोकप्रियता के मामले में वे तमाम लटके झटके कर रहे हैं जो मोदी जी दिल्ली में करते हैं, वे भोपाल में और ग्वालियर में करते हैं, लेकिन मुश्किलें उनके सामने लगातार बढ़ती जा रही है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी महाराज थे
और लोग जिनके पैर छूते थे वे भाई साहब हो गए। अब मंच पर उनको वो तवज्जो नहीं दी जाती, पोस्टरों और पर्चों में उनकी तस्वीर पीछे लगी होती है। और ये सब चीजें बताती कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही केंद्र में मंत्री बन गए हों, लेकिन ये बात तय मानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का वजन मध्य प्रदेश में तब तक ही जब तक कि विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाता। 6 महीने में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की गति क्या होगी और उनके साथियों की गति क्या होगी, इस पर बहुत सारी चर्चा है। एक और बात है कि जिस फार्मूले के आधार पर बीजेपी ने गुजरात में चुनाव लड़ा था, कई लोगों के टिकट काट दिए थे। वैसे टिकट काटना मध्य प्रदेश में संभव नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो पुराने गुट हैं उन लोगों ने अपनी ताकत भी दिखा दी है। तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है कि किसके साथ जाए, शिवराज के साथ जाए, महाराज के साथ जाए, नाराज लोगों के साथ जाए, या किसके साथ, किसको नेता माने। एक और बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो एक बड़ी लायबिलिटी है ही। मध्य प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनको भी लोग मानते हैं, बीजेपी के कई लोग मानते हैं कि वे खुद भी बीजेपी के लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि वे ऊपर से थोपे गए अध्यक्ष हैं। उन्हें मध्य प्रदेश में ही बीजेपी ने विधानसभा का टिकट नहीं दिया था, लेकिन हालात ऐसे बदले कि खजुराहो में वे लोकसभा का टिकट पा गए और मोदी लहर में जीत गए। बाद में वे कृपा से प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बन गए, लेकिन उनका कोई भी जनाधार नहीं था। शायद जनाधार न होना ही उनकी खासियत रही बीजेपी में कि इनका कोई जनाधार नहीं है, इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि ये अपना कोई गुट ना बना सके, कोई अपना गुट आगे ना लाए। अभी हाल ही के मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में अपने अपने गुट हैं नेताओं के, बीजेपी के। ग्वालियर में तोमर हैं और सिंधिया हैं, 2 गुट हैं जो आपस में प्रतिस्पर्धा में हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय की बीजेपी है, वो अपने अलग है। हर इलाके में बीजेपी के अपने नेता हैं, उधर वीडी शर्मा हैं, कहीं भोपाल में सारंग है। तमाम तरह के नेता अपने अपने को लेकर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टियां हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और यही सब कारण है कि बीजेपी अपने बोझ के तले ही दबी जा रही है और बीजेपी के लिए चुनौती हो गई कि वो कैसे अगले चुनाव में टक्कर देगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही शिवराज सिंह चौहान भी दावे करने में कभी पीछे नहीं होते, और दावे करने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने माननीय नरेंद्र मोदी की पूरी कॉपी कर रखी है। जो नरेंद्र मोदी जिस तरह के डायलॉग बोलते हैं वैसे ही डायलॉग हमारे शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं। और अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी ने कहा कि उज्जैन में जो भ्रष्टाचार की बात हुई, महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार की बात हुई, उससे लोगों के मन में यह आया कि अगर धार्मिक स्थानों पर भी महाकाल लोक के निर्माण में भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं ये लोग, तो ये लोग कहीं भी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। व्यापम इसका नमूना है, डंपर कांड इसका नमूना है, खनिज घोटाले नमूना है, संजय पाठक का आना जाना लोगों को दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को लगता है, मतदाताओं की भीजेपी भ्रष्टाचार के दलदल में इतनी गिरी हुई है कि 40% तो कर्नाटक में था, यहाँ तो उससे भी ज्यादा होगा। और ये एक मुद्दा ही अगर कांग्रेस उठा ले तो कांग्रेस के नैया पार लगने में कोई रुकावट नहीं होगी। राजीव जी, और कर्नाटक